वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पावर सेक्टर एंड उदय स्कीम के बारे में। तो शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, ह्यूमन बॉडी की मसल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। इन द सेम वे इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन। अगर प्रोटीन ह्यूमन बॉडी की लाइफ लाइन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। अब प्राइम मूविंग फोर्स इकोनॉमी का हम किसी भी सेक्टर को बना सकते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी बना लो या टर्शियरी बना लो, लेकिन अगर इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी जरूरी है। एक सूटेबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी सरकार है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हर एक सेक्टर में ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में ही चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइमरी सेक्टर में या टर्शियरी में। हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, चाहे फिर वो पावर सेक्टर हो या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, वाटर सप्लाई, सीवरेज, हाउसिंग, अर्बन अमेनिटीज़, किसी से भी रिलेटेड हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। राइट। 3 सेक्टर ऐसे हैं यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सली होता है। कौन से वो 3 सेक्टर है? पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो। अब हम यहाँ से इंडिया से दुबई जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एयर से ट्रैवल करेंगे, एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन, यहाँ पे बैठे हैं हम कहीं दूसरी कंट्री के लोगों से बातें कर रहे हैं, सिंगापुर में, मलेशिया में, यूएस में, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सली इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सली भी काम करता है और इसका जो बेनिफिट होता है वो सारी इकोनॉमीज को होता है। क्योंकि अब क्या है, बड़ी बड़ी डील्स भी तो हो रही है ना, हम टेलीफोन्स के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स भी हो रही है। तो इसका बेनिफिट सारी इकोनॉमीज को होता है। ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को ही होगा। अब ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए। जो पूरी की पूरी फंडिंग है वो गवर्नमेंट से ही आनी चाहिए। तो सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट से फंडिंग आनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि पार्टली फंडिंग होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि होली फंडिंग, जो पूरी की पूरी फंडिंग है वो गवर्नमेंट से ही आनी चाहिए बाय द मीन्स ऑफ टैक्सेशन। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना अच्छा नहीं है। हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सफ़र कर रहा है फ्रॉम अंडर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। इन्वेस्ट कर रहे हैं बट जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उतनी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जो खामियां हैं, जो बॉटलनेक्स है, उनको दूर करने के लिए, सो दैट कि हमारी इकोनॉमी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही आनी चाहिए या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ही आनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही आगे आना चाहिए। अगर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को ओवरकम करना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करना है, तो उसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही आगे आना चाहिए। और ये जो दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है ना, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं बनने चाहिए बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। दोनों सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तभी हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। राइट। तो इसके लिए हमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। कौन से हैं? एक तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने होंगे, दूसरे रोड यूज़र चार्जेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे टोल टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वैसे यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे हम सेस लगा सकते हैं, और रेलवे फेयर्स को रैशनलाइजेशन की
ज़रूरत है। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो उसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी एक्सपैंड करना होगा। अगर पब्लिक सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू होगा, तभी तो प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होएगा ना। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर उसको लगेगा कि इस सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना है तो पहले हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर चाहे डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन की हो। तो इसके लिए हमें कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस करनी होगी, जैसे कि जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई और ट्रांसपेरेंट करना होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको उनकी अनबंडलिंग करनी होगी। अनबंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना उनको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि कोई भी एक सेक्टर है, उस सेक्टर को पूरा का पूरा प्राइवेटाइज नहीं करना, उसके कुछ जो डिपार्टमेंट्स है उनको हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं, सो दैट कि उन पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और थोड़ी इंप्रूवमेंट भी आएगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो भी करेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर के अंदर होता है। घर के अंदर अब कई बार हमारा इतना बजट नहीं होता कि हम पूरे के पूरे घर को ही रेनोवेट कर दे, तो हम क्या सोचते हैं, हम घर को डिवाइड कर लेते हैं कि पहले हम ड्राइंग रूम को थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे, उसके हम जो भी है सीलिंग करवा लेंगे अच्छी सी, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि बेडरूम अच्छा बना लेंगे, बेडरूम में नए बेड्स ले आएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके बाद हम किचन कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, घर की रेनोवेशन के लिए उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक एक करके कि इस साल हम ड्राइंग रूम को अच्छा बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर बेडरूम्स को, उसके बाद हम किचन पे जाएंगे। तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, कोई भी जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, जैसे पावर सेक्टर ही है, पावर सेक्टर की हम अनबंडलिंग करेंगे, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम डिवाइड कर देंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे प्राइवेट सेक्टर भी अट्रैक्ट होएगा, राइट। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बनाना पड़ेगा, सो दैट कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। हमारे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक अच्छा होना चाहिए, ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स को, जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है उसको भी लगे कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तभी प्राइवेट सेक्टर एंट्री मारेगा, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को हमें एफिशिएंट बनाना है, उनमें क्वालिटी लेकर आनी है, सो दैट कि हमारे इकोनॉमी की पोटेंशियल ग्रोथ हो सके। अब इकोनॉमी की ग्रोथ तो तभी होगी ना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट होएगा, उसमें कोई क्वालिटी आएगी, कुछ अच्छा सा देखने को भी लगेगा और प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएगा, जैसे पावर सेक्टर में ही हो रहा है। तो पावर सेक्टर में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी पावर लॉसेस कम होंगे ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो पावर सेक्टर भी कैसे अच्छे प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर अलग अलग टाइम पे जो चर्चा वो होती रहती है। प्लानिंग कमीशन ने भी इस टॉपिक पे काफ़ी चर्चा करी है। उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन्होंने देखा कि बहुत सारी हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, टेक्निकल एफिशिएंसी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, पब्लिक सेक्टर की टेक्निकल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, टेक्निकल नो हाउ ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के पास फिर भी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के पास टेक्निकल एफिशिएंसी जो है वो अभी इतनी नहीं है। ना ही हम यूजर चार्जेस को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर पा रहे हैं, और कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर वो भी हमारे पास अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर्स का आना जरूरी है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा ही प्राइवेट कर दें, कि पूरा का पूरा हम प्राइवेट प्रोडक्शन पे ही रिलायंट हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना वो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो अगर हम पूरा का पूरा कंप्लीटली प्राइवेट प्रोडक्शन पे रिलायंट हो जाएंगे तो वो भी सही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जो है उस केस में भी पीछे रह जाएगी। तो प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम प्रॉपर आउटकम्स ले पाए, राइट। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो रही है और साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा सो दैट कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, उसको भी लगे कि हाँ हम भी अगर इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपटीशन रेगुलेशंस प्रॉपरली, ये सारी चीज़ों का होना भी जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस भी करी गई है, जैसे कि नीति आयोग आया था, नीति आयोग में 7 ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क लेकर आए थे जिसको टाइटल दिया गया था स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। तो अलग अलग चेंजेस जो है वो होती रहती है टाइम टू टाइम, राइट। और इसके अलावा हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार का ये टारगेट्स क्या है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाना है, हमारा जो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है उसमें बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना है सो दैट कि जो हमारे सिटीजन्स है उनको ईज ऑफ लिविंग इंश्योर हो पाए। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लेकर आई है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे गवर्नमेंट काम करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। अब यहाँ पे अकेला प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, दोनों सेक्टर मिलकर काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर की अगर हम बात करें आज से 20-25 साल पहले की, तो आज से 20-25 साल पहले हमारा पावर सेक्टर इतना अच्छा नहीं था। अब पहले अगर आपने देखा होगा आज से 20-22 साल पहले, तो पहले क्या होते थे, पावर कट्स बहुत लंबे लंबे होते थे। 10 घंटे का पावर कट होता था, 12 घंटे का पावर कट, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी, कभी कभार पूरा पूरा दिन भी लाइट नहीं आती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो पावर सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कम्स है, ये अच्छे से काम कर रही है। 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 24/7 पावर सप्लाई दी जा रही है। अब ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है उदय स्कीम के थ्रू। उदय स्कीम के आने से पहले भी बहुत सारी स्कीम्स आई है, तो उसके थ्रू भी प्रॉपर 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। तो उदय स्कीम तो खैर बाद में आई है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इन्होंने ये टारगेट तो अचीव कर लिया 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का, 24/7 पावर सप्लाई का। तो इसके अब ये जो हमने ये टारगेट्स अचीव किया रहे हैं ना, इसके चक्कर में हमारी जो डिस्कम्स है ना, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये फाइनेंशियली बहुत घाटे में चली गई है। फाइनेंशियली ये बहुत ही ज़्यादा लॉस में चली गई है। बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारा कर्जा उठा लिया इन्होंने। तो उसके लिए हमारी सरकार क्या लेकर आई है, उनका जो ये डेट का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी सरकार लेकर आई एक परमानेंट सोल्यूशन, जिसका नाम है उदय स्कीम, राइट। उदय स्कीम जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कम अश्योरेंस योजना। तो अब उदय स्कीम से पहले हमारी जो डिस्कम से, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उन्होंने 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव कर लिया था, 24/7 पावर सप्लाई देने का टारगेट भी अचीव कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, फाइनेंशियली लॉस में चली गई। तो उनको फाइनेंशियली लॉस में जो गई हुई है कंपनीज, वहां से निकालने के लिए हमारी सरकार लेकर आई है उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कम अश्योरेंस योजना। ये जो स्कीम आई थी, ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी नवंबर 2015 में। अब स्कीम तो खैर इतनी नई नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, पुरानी स्कीम ही है। तो लेकिन अब 2015 में ये स्कीम आई थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को घाटे से निकालने के लिए। इसका एम क्या था, टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन ऑफ द डिस्कम्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने जो भर भर के कर्जा ले रखा है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उन पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो उनका इंटरेस्ट बर्डन कम करने के लिए ये स्कीम आई थी। कॉस्ट ऑफ पावर और जो एटीसी लॉसेस होते हैं, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, कॉस्ट ऑफ पावर को कम करने के लिए और टेक्निकल लॉसेस को कम करने के लिए उदय स्कीम लॉन्च करी गई थी। कब लॉन्च करी थी, नवंबर 2015 में। लेकिन कुछ लिगेसी इश्यूज की वजह से ये जो डिस्कम कंपनीज है ना, ये जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस में चली गई है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है इनके ऊपर। तो इनका जो आउटस्टैंडिंग डेट था वो कितना था, 2014-15 तक था 4.3 लाख करोड़ का, और ऊपर से जो इंटरेस्ट था वो तो पड़ ही रहा था, और ऊपर से
और जो लॉसेस हो रहे थे, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे। अब ये जो लॉसेस है ना, ये टेक्निकल लॉसेस ये क्यों हो रहे हैं? ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। हम एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, हमने जो भी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइंस है बिछा दी है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते, हम उसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं करते। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे टेक्निकल लॉसेस होते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को हम इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट ऑफ पावर को कम करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस करी जाएगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इन्फोर्स किया जाएगा। अब ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, ये जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की है, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। कैसे स्टेप्स? जैसे स्मार्ट मीटरिंग कंपलसरी कर दी, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब हो क्या रहा है, ट्रांसफार्मर्स जो लगे हुए हैं पुराने, वो लगे हुए हैं, उनका लोड नहीं बढ़ाया जाता। उससे क्या है कि जो ट्रांसफार्मर्स है वो जल्दी खराब होते रहते हैं, तो उस पर खर्चा आता रहता है। अब मीटर्स जो है वो पुराने लगे हुए हैं, तो वो भी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, बिजली ज़्यादा खपत हो रही है, उतनी यूनिट्स वो बता नहीं रहे। तो स्मार्ट मीटरिंग लगाने की ज़रूरत है, सो दैट कि बिजली की चोरी भी कम हो सके। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स लगाए जाएंगे। अब पहले के जो बल्ब होते होंगे, अगर आपको याद हो तो, जो आज से 15-20 साल पहले जो बल्ब होते थे वो येलो रेड लाइट वाले जो बल्ब से होते थे, तो वो कितने थे, 100 वॉट्स के होते थे। आजकल जो एलईडी बल्ब आते हैं, ये कितने आते हैं, 20-30 वॉट के आते हैं। तो इससे क्या है, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हम एफिशिएंटली एनर्जी को यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल पंप्स पहले जो लगाए जाते थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती थी। आजकल जो एग्रीकल्चरल पंप्स भी लगाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नहीं करते, तो एनर्जी एफिशिएंट है वो। अब पहले के जो फैंस, एसी वगैरह होते थे, पहले के जो पंखे भी होते थे ना, वो भी ज्यादा बिजली यूज करते थे। एयर कंडीशनर, आजकल एसी जो है, इन्वर्टर एसी आ चुके हैं, 5 स्टार एसी आते हैं, तो वो उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होती है। तो इससे क्या है, इससे हमारे जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। और इससे क्या होगा, जो गैप है उसको भी हम कम कर सकते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जो भी पावर सेक्टर में रेवेन्यू आ रहा है और उस पे जो कॉस्ट लग रही है, जो गवर्नमेंट की कॉस्ट लग रही है, इन दोनों का जो गैप है इसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। हम पावर सेक्टर से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते जितनी हम उस पर कॉस्ट लगा देते हैं, उस पर खर्चा कर देते हैं, तो ये गैप बड़ा है। तो इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारी सरकार काफ़ी मेजर्स ले रही है, काफ़ी स्टेप्स ले रही है, जैसे कि चीपर डोमेस्टिक कोल की सप्लाई उसको बढ़ा रही है, कोल लिंकेज रैशनलाइजेशन कर रही है, लिबरल कोल स्वैप्स फ्रॉम इनएफिशिएंट टू एफिशिएंट प्लांट्स, कोल प्राइस रैशनलाइजेशन, सप्लाई ऑफ वॉश्ड एंड क्रश्ड कोल, फास्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये कुछ स्टेप्स है कोल के रिगार्डिंग, कि कोल की सप्लाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको भी कम किया जाएगा, सो दैट कि हमारी जो पावर सप्लाई है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके। अब इसके आगे उदय स्कीम के कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो ये वैसे स्कीम तो पुरानी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2015 की स्कीम है, फिर भी इन्होंने जो फीचर्स दे रखे हैं एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि स्टेट ने बोला कि हम जो डिस्कम कंपनीज का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का डेट है, उसका 75% जो डेट है वो स्टेट टेक ओवर कर लेगी। उससे क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उन पे बर्डन कम हो जाएगा। अब इससे क्या है, अब ये जो डेट गवर्नमेंट जो स्टेट है वो अपने सिर पे ले रही है, तो इसको फिस्कल डेफिशिएंट में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा 15-16 और 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा एसडीएल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे मार्केट में डायरेक्टली बैंक्स के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिस्कम्स के बिहाफ पे। और इसके अलावा और क्या किया जाएगा, जो डिस्कम डेट है उसको बैंक्स जो है वो
कन्वर्ट कर देगी, उस पे जो आगे इंटरेस्ट लगेगा, पहले इंटरेस्ट कितना था, 14-15% तक इंटरेस्ट चला जाता था। अब इन्होंने बोला कि जो इस पे इंटरेस्ट रेट होएगा ना बाकी बचे लोन पे, 75% तो स्टेट टेक ओवर कर रही है, जो बाकी का 25% बचा हुआ है, तो इस 25% पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो बैंक का बेस रेट होगा, जो बैंक का बेस रेट चल रहा है उसी के बेसिस पे ये जो इंटरेस्ट है बाकी के लोन पे वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा, राइट। फिर एडिशनल फंडिंग के लिए कुछ स्कीम्स शुरू करी गई, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, पावर सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी लेकर आई थी, सो दैट कि पावर सेक्टर को हम एफिशिएंट बना सके। अब स्टार्टिंग में ये जो उदय स्कीम थी ये सारे स्टेट्स के लिए ऑप्शनल थी, लेकिन 2019 तक आते आते इसके बेनिफिट्स को देखते हुए सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स थी सभी ने, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, सारी स्टेट्स ने भी और यूटी ने भी इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया। तो उदय स्कीम के साथ ही ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है ये भी लॉन्च करी गई थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। और जो राजीव गांधी विद्युतीकरण ग्रामीण योजना है ये भी आई थी, ये किस लिए आई थी, ये बजटरी सपोर्ट के लिए आई थी, राइट। अब उदय स्कीम जो है, उदय स्कीम अगर हम बात करें तो उदय स्कीम इंडिया को पावरफुल इंडिया बनाने के लिए एक सक्सेसफुल स्कीम थी। हालांकि ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, बट स्टिल पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने, पावर को असेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल बना दिया है। उदय स्कीम के थ्रू ही हम पावर को प्रॉपरली अफोर्डेबल कर पाए हैं, अवेलेबल कर पाए हैं, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी बहुत कर्जे में डूब चुकी थी, उदय स्कीम के बाद थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं AT&C लॉसेस की। AT&C लॉसेस क्या होते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। अब होता क्या है, कभी कभार अब हम इलेक्ट्रिक पोल्स तो बना देते हैं, उसके बीच में तारे भी लगा देते हैं, अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये तारें टूट जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही तो बोलते हैं टेक्निकल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस क्यों हो रहे हैं, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की वजह से, हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है, टेक्निकल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की अनप्लान्ड एक्सटेंशन हो रही है, हम लाइंस तो लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी बना देते हैं, लेकिन वो प्लान्ड नहीं होती, जिसकी वजह से लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाएगा तो उससे भी टेक्निकल लॉसेस होंगे, या फिर ट्रांसफार्मर्स, कंडक्टर्स जो है इन पे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। अब देखो पहले क्या होता था, फैंस ही चलते थे, फिर कूलर आ गए, AC आ गए, तो उससे क्या है, लोड बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो रहे हैं, और हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनको अपडेट कर नहीं रहे, तो जिसकी वजह से टेक्निकल लॉसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। फिर कमर्शियल लॉसेस होने के 3 मेन कारण यहाँ पे लिखे हैं, लो मीटरिंग एफिशिएंसी, थेफ्ट, पिल्फरेज। अब देखो मीटरिंग एफिशिएंसी तो टाइम टू टाइम हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब एक घर में पहले एक पंखा चलता था, फिर धीरे धीरे कूलर आ गया, उसके बाद क्या हुआ, AC आ गया, तो उनको वो जो मीटर है उसको भी तो, उसका लोड भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा, तो मीटरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया में थेफ्ट, पिल्फरेज तो होते हैं, पहले ज़्यादा होते थे, आजकल इतने ज़्यादा नहीं होते। पहले क्या होता था, जैसे कोई ये लाइन जा रही है, एक तार जा रही है, तो लोग क्या करते थे, इसी के बीच में एक और तार कनेक्ट करके तो यहीं से बिजली की चोरी करी जाती थी। मतलब यहाँ पे एक घर है जिसके घर में प्रॉपर ना मीटर है ना बिजली है, तो ये भी अपने घर में बिजली ले आते थे, इस तार के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन बना लेते थे। तो ये क्या है, ये कमर्शियल लॉसेस में ही आ रहा है। तो इसको हम मीटरिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करके एलिमिनेट कर सकते हैं। मीटरिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव करें, जैसे ही हम स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, जैसे ही कोई ऐसा काम करे, चोरी करने की कोशिश करे, तो साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ का जो भी सिस्टम का कंट्रोल जहाँ पे है, तो वहाँ पे पता चल जाए स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू कि यहाँ पे कोई चोरी हो रही है, और उसको फिक्स किया जा सकता है इससे भी। तो पर्सनल एंड फीडर मैनेजर्स में हेल्प कंसिडरेबली इंट्रोडक्शन ऑफ, अब इससे जो भी होते हैं पर्सनल मैनेजर्स, फीडर मैनेजर्स, वो ऐसी चोरियों को फिर फिक्स कर सकते हैं।
अब एटीसी लॉसेस जो हो रहे हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि ये जो उदय स्कीम है यही पावर सेक्टर में आई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स पावर सेक्टर में आई है, जैसे कि एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम 2001 में आया था। फिर 2008 में इसी ये जो एपीआरडीपीएस को रिस्ट्रक्चर किया गया और फिर आया इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, फिर आईपीडीएस और रिस्ट्रक्चर एपीआरडीपी, इन दोनों को 2014 में मर्ज करके उदय स्कीम आई थी, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी भी मतलब पॉजिटिव नहीं रही है, ऐसे नहीं है, हम वेरी पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम कैन नॉट बी कॉल्ड वेरी पॉजिटिव, लेकिन हाँ 28 स्टेट्स, हमारी इंडिया की सारी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट करा और 10 ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने प्रॉफिट भी बढ़ाया है और जो टेक्निकल लॉसेस थे उनको कम किया है और प्रॉफिट बढ़ाया है। जो कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का गैप है वो भी कम हुआ है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये कुछ टारगेट्स है जो हमने अचीव किए हैं। अब टारगेट्स तो हमारे बहुत बड़े बड़े थे, टारगेट्स तो इतने अचीव होते भी नहीं है, बट हाँ कुछ स्टेट्स ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। 10 स्टेट्स है जिनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का गैप है वो भी कम हुआ है। हालांकि जो टारगेट्स थे वो तो अभी इतने प्रॉपरली अचीव होते नहीं है, बट स्टिल चलो अभी काम चल रहा है। अभी हमारी गवर्नमेंट क्या है वो नई स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है कि अब उदय की जगह पे कोई ऐसी स्कीम लाई जाएगी जो इससे भी बेटर परफॉर्म करे, और वो जो स्कीम आएगी वो PPP मॉडल के थ्रू ही आएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू आएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।